गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। ये एपिसोड 10th एपिसोड और 11th एपिसोड के बीच का एपिसोड है, जो मेरे हाथ से स्किप हो गया था और जो मुझे बुक करना था वो मैं हो नहीं पाया, तो मैं फिर से बुक कर रही हूँ। एंड फर्स्टली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड एंड कफ और फीवर है, तो अगर इसमें फ्लॉज है तो आप कर देना। और ओरिजिनल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी पर पता नहीं वो मिल नहीं रही है। चलिए बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अमृता रहती है उसको फीवर आ चुका रहता है, लेकिन उसकी केयर बहुत अच्छे से कोई करता है तो वो नंदिता करती है। जो हमारी अमृता रहती है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टाइप पर्सन रहती है, उसको हमेशा से डिमांड करने की आदत रहती है और वो नीडी टाइप भी रहती है। और उस समय जब नंदिता उसे बहुत ज़्यादा केयर कर रही रहती है तो उस सिचुएशन में उन दोनों के कुछ मूवमेंट भी हो जाते हैं, उनके लिप किस हो जाते हैं और वो दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी होते हैं। दूसरी तरफ जो माया रहती है वो ये सब चीज़ें दूर से देख रही रहती है, वो ये सब देखकर उसे अच्छा भी लग रहा रहता है। फिर कहीं ना कहीं उसे ये सारी चीज़ों से अपने मोमेंट्स भी याद आ जाते हैं कि एक टाइम था जहाँ उसे भी इतनी केयर और लव कहीं मिलती थी, पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है उसे अनोमित से कॉल आता है और वो बहुत सारी डिटेल्स बताता है। वो बताता है एक ड्रग्स डीलिंग होने वाली है और ये ड्रग्स डीलिंग छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। जुनैद कर रहता है, जुनैद एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर रहता है, वो ये ड्रग्स डीलिंग करने वाला रहता है। ये जो ड्रग्स की डीलिंग हो रही रहती है कि वो बहुत दूर जगह हो रही रहती है, मैरीन लाइन्स के वहाँ पर हो रही रहती है, लेकिन ये ऐसे पोर्ट पर हो रही रहती है जो नॉर्मल लोगों के रीच से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि ये सीक्रेट ड्रग्स डीलिंग हो रही रहती है। जुनैद साउथ अफ्रीका से ड्रग्स को डील करता था और वो इंडिया में वही सबसे बड़ा सप्लायर था। ये बात जैसे जेसिका को पता चलती है, जेसिका काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब वो ये सोचती है कि हाँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ड्रग्स की डीलिंग की बात चल रही है तो माया कहीं ना कहीं वापस आएगी ज़रूर। माया आएगी तो मैं माया को रेड हैंडेड पकड़ लूँगी, फिर मैं हर एक चीज़ का खुलासा कर दूँगी। जेसिका का माइंड कुछ अलग ही तरीके से चल रहा था और यहाँ पे जो माया रहती है वो अपने लैपटॉप पे बहुत सारी चीज़ें देख रही रहती है, उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और वो सोचती है कि इस बारे में वो अमृता से बात करे। अमृता जो रहती है वो नंदिता के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही रहती है। रात तो ऐसी बीत जाती है, ये रात वहाँ पे पूरा ख़त्म होती है। सुबह का जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो जो हमारी माया रहती है वो सुबह उठती है, उसे याद रहता है कि आज उसे कुछ बहुत ज़रूरी काम करने जाना है। यहाँ पे जेसिका भी बहुत जल्दी उठती है तो काफ़ी एक्साइटेड रहती है कि आज तो ड्रग्स की डीलिंग होने रहती है। तब वो बोलती है फ़ोन करके उस बंदे से कि तुम कहाँ पर हो और ये ड्रग्स की डीलिंग का टाइमिंग तुमने पता किया है? तो कहता है मैम, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकती मैं बताता हूँ। बस अभी तो मुझे उड़ती उड़ती ये खबर मिली है, पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ, बट हाँ मैम, ये जो पार्टी है ना ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप नॉर्मल गेटअप से जाने की सोचना भी मत, और यहाँ पर तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी जेसिका कहती है ये तो मेरी हेडेक है ना, तुम इसमें ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? कैसे पहुंचना है, क्या करना है, ये सब मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं अपनी हर काम को एक अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम भेजते रहो। तो कहता है मैं आपको ना थोड़े शाम तक पूरी डिटेल्स देते रहो। जो माया रहती है यहाँ पे लैपटॉप पे देखती है और वो बहुत कुछ सोच रही रहती है। तभी वो यहाँ से जो जाती है, लैपटॉप बंद करती है और अमृता से बात करने के लिए उसके रूम की तरफ जाती है। जब रूम की तरफ जाती है तो ये देखती है कि जो माया है, अमृता है, वो बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से सो रही रहती है। उसका तो मन करता है कि वो उसे उठा दे, लेकिन वो फिर सोचती है कि अगर मैंने उसे उठाया तो अच्छा नहीं लगेगा। और नंदिता और अमृता कितने एक दूसरे के साथ क्लोज होकर सोते हैं। तो तभी यहाँ से जो माया होती है वो उठ के चली जाती है, अपने रूम पर बैठ जाती है। फिर वो एक मैसेज ड्रॉप कर देती है कि अमृता, जब भी तुम उठो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम आ जाना। और ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। जो हमारी अमृता रहती है वो जब सुबह उठती है तो देखती है कि नंदिता को इतने करीब देख के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो नंदिता को अपने इतने करीब पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है। वो उसके लिप की तरफ देख रही रहती है। उसे याद आता है कि कल कैसे हम दोनों के लिप एक दूसरे से मिल गए थे। हालांकि अभी तक प्यार का इज़हार दोनों ने किया नहीं था, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे थे।
प्यार भी अपनी सीमाएं पार कर रहा था और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे कपल्स। फिर अमृता उठती है और वो नंदिता को अपने शोल्डर से हटाती है और नंदिता तो एकदम बेफिक्र एक बच्चों की तरह सो रही रहती है। वो उठती है, वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होकर आती है और एक वहाँ पे एक नोट छोड़ती है कि नंदिता जैसे ही तुम उठ जाओ तो मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलना। और नंदिता और अमृता जब यहाँ से बाहर जाती है तो वो अपना मोबाइल उठाती है और वो कुछ देख रही रहती है। तभी उससे माया का जो मैसेज आता है, वो माया का मैसेज पढ़ती है और वहाँ से माया का मैसेज पढ़ने के बाद उसे कैबिन में जाती है, आई मीन उसके रूम पर जाती है। जैसे ही वो रूम पर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि माया बहुत टेंस में बैठी हुई है और माया कुछ चीज़ें सोच रही रहती है। तभी अमृता उसके सामने बैठती है और बोलती है कि तुमने मुझे मैसेज किया था बुलाने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ मैसेज तो किया था, बट टेल मी हाउस अबाउट योर नाइट। तो कहती है कि क्या नाइट? वही जो तुम्हारा और कल अमृता और नंदिता तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। मैंने देखा, मैं सुबह मॉर्निंग में आई थी तुम्हारे रूम पर तुम्हें उठाने के लिए। फिर मैंने सोचा लव बर्ड्स को तंग नहीं करते हैं। तो कहती छोड़ो ना, तुम मेरी टांग खिंचाई मत करो, मुझे बताओ कि क्या काम था। तो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैं अपने मकसद को एक अलग लेवल पे लेके जाने का सोचा है मैंने। तो कहती है अच्छा, तो मतलब तुम्हें क्लूज मिल चुके हैं? तो कहती है हाँ, और मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो हर एक चीज़ पे। तो कहती है कि कभी पीछे हटी हूँ क्या किसी चीज़ के लिए? तुम जैसा बोलोगी माया वैसा होगा। तो कहती है ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ तो तुम्हें ऑफिस जाके अपना पूरी चीज़ें हैंडल करनी है और तुम ऑफिस पे ध्यान दो। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई होगी। तो वो कहती है कि हाँ मेरी तबीयत तो काफ़ी अच्छे से ठीक हो गई है और नंदिता ने मुझे अपना ख्याल रखा तो ठीक तो होना ही था। कहती हाँ तुम्हारी नंदिता बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ। तो कहती है बस हो गया तुम्हारा, तुम कहाँ जा रही हो? कहती मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो कर लूँगी। तुम बस इतना ध्यान रखो कि आज जो भी मीटिंग्स होने वाली है तुम्हारी, वो मीटिंग्स अच्छे से हैंडल कर देना। हमें इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जितने लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। और मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि तुम हेल्प करो और चीज़ों को हैंडल करने में मेरी मदद करो। जैसे ये बात वो सुनती है, वो कहती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ से अमृता और माया के बीच में कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। जेसिका वहाँ पर सोच रही रहती है कि क्या करूँ। पहले तो वो ऑफिस जाती है, ऑफिस में बातें कर रही रहती है, ऑफिस में वेट कर रही रहती है। तभी उसे बॉस मिलती है और कहती है कि हम कुछ बात कर सकते हैं? तो कहती है कि हाँ हाँ बोलिए ना। कहते तुम कर क्या रही हो? ना तुम मुझे माया का इंटरव्यू लेकर आती हो, ना तुम कुछ कर रही हो। तुम्हें यहाँ पे रहना है कि नहीं? तो वो कहती है मैम मैं ऐसी न्यूज़ लेकर आऊँगी ना जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और आपकी जो बाकी चैनल्स के बारे में बोलते हो ना, इससे खतरनाक न्यूज़ लेकर आऊँगी। बस मुझ पे विश्वास तो रखो, थोड़ा सा शांत रहो, मैं सब कुछ कर दूँगी। ये बात तो वो सुनती है और कहती है कि बॉस कहते कि मुझे आसार तो नहीं लग रहे लेकिन तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे तौर तरीके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस हिसाब से मैं तुम्हें एक बार देने के लिए तो तैयार हूँ हक, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे। तभी वो हंसते हुए कहती है कि मैम डोंट वरी, मैं सब कुछ काम कर लूँगी, आप मुझे जानते क्या हो? तो कहती है कि अब जानना तो चाहती हूँ पर तुम अलाउ नहीं करती हो। तो ये बात वो जैसे सुनती है तो वो चुप हो जाती है, बोलती है यार ये गलत वे में जा रही है। जेसिका वहाँ से उठ के चली जाती है। जेसिका वहाँ से उठती है तभी एक बंदे का फ़ोन आता है। वो कहता है कि मैम मरीन लाइंस के वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टापू टाइप का है, उस टापू के वहाँ पर डील होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन और लोकेशन मैं आपको भेज रहा हूँ और ये रात के 11 बजे करीब होने वाली है। आप रेडी रहोगे और आप सिक्योरिटी के साथ जाना। वो कहती है कि बाकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मैं हैंडल कर लूँगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। यहाँ पे सबके सब अपने अपने काम में रहते हैं। अयान जो रहता है वो अपनी लाइफ में ही अलग ही बिजी रहता है, क्योंकि उसे कुछ अलग सी रिपोर्ट्स लेनी रहती है, क्राइम सीन लेने रहते हैं। वो वहाँ पे जाता है, मतलब जैसे कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है तो वो ट्रेन के एक्सीडेंट में क्या हुआ है, कितने लोग घायल हैं, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों के लिए जाता है और वो वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है। पहले तो जेसिका ये सोचती है कि उसे अयान को बताना चाहिए और अयान को लेकर जाना चाहिए, पर उसे याद आता है कि पिछली बार अयान के साथ क्या हुआ था। इस बार तो वो इतना डर जाएगा
और प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ, क्योंकि ये बेवकूफ़ इंसान कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर देता है जिसकी वजह से बाद में जाकर ना मुझे ही पछताना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसी हरकत करूँ जिसकी वजह से मैं ही बाद में प्रॉब्लमेटिक हूँ। ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है। जेसिका यहाँ से भागते हुए जाती है और वो कुछ कॉस्ट्यूम वहाँ पर कॉस्ट्यूम शॉप में जाती है, कुछ कॉस्ट्यूम लेती है, कुछ चीज़ें अलग से अपनी प्रिपरेशन कर रही रहती है, क्योंकि उसे पता चल चुका रहता है कि रात के 11 बजे ये डीलिंग होने वाली है। तो वो इस हिसाब से अपनी चीज़ों को काम करना स्टार्ट कर देती है। रात के 11 बजे का टाइम आने ही वाला रहता है। यहाँ पर जो अमृता रहती है और वो अपने ऑफिस में जाकर वहाँ पर काम, दिन भर का जो उसका काम रहता है वो भी वो चीज़ हैंडल कर रही थी। नंदिता अपने ऑफिस में जाकर अपना काम हैंडल करना स्टार्ट कर देती है। रात के 11 बजे बजने वाले जब रहते हैं तब रात तो वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है डीलिंग के लिए। जैसी डीलिंग होती है वहाँ से एक वाइट कार आती है, एक लंबी सी कार आती है और वो उस कार में से एक लड़की निकलती है। जिस लड़की ने वाइट बिजनेस सूट पहना रहता है, उसका सूट इतना अच्छा रहता है कि उसका अगर कोई भी देखे तो वो पर्सनालिटी में पागल हो जाए। जब वो लड़की बाहर से निकलती है तो वो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही रहती है कि उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना रहता है, कोट पहना रहता है और वो भी पूरा ऊपर से नीचे तक कवर रहती है। उसके बाल इतने सिल्की रहते हैं कि उसको देखकर कोई भी देखे तो वो फ्लैट हो जाए। और उसने हाथ में एक वॉच पहनी रहती है, रोलेक्स की वॉच रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड फैमिली से दिख रही रहती है। और उसने पूरे तरीके से मास्क लिया रहता है और वो चेहरे पे इतना बड़ा गॉगल लगाया रहता है कि उसके जो मांस को कवर कर दे। आप बताओ, रात का टाइम है, रात के टाइम पे कौन गॉगल लगा के रहता है? लेकिन उस लड़की को अपना फेस बिल्कुल भी रिवील नहीं करना था, इसलिए पूरा गॉगल लगाकर वो बैठी रहती है। फिर रात का टाइम होता है, जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ से जुनैद और उसके पूरे जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सब बाहर आकर बोलते हैं, हेलो मैम, कैसे हो? तो वो बस अपना सर हिला देती है। वो बात करने पे भी ज़्यादा बिलीव नहीं करती है, लेकिन उसमें एक चीज़ रहती है कि वो बहुत बहुत शांत रहती है, शांति से जाती है वहाँ पर डीलिंग कर रही रहती है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है उसे एंटर तो होना रहता है, लेकिन वो यहाँ पर देखती है कि वो क्या करे। वो अपने बैग पे देखती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आई थी, जैसे कि उसका दिमाग में पहले से ही प्लान था कि अगर ये नहीं चला तो मैं ये वाला प्लान करूँगी, ये नहीं चला तो मैं बी के बदले सी डी सारे प्लान्स करूँगी। इस हिसाब से वो अपने दिमाग में बहुत सारे प्लान्स लेके चलती है। तो तभी वो वहाँ पर दिखती है कि जो जुनैद है उसके आजू बाजू ना सरदार वाले बहुत हैं। तो कहते हैं कि अब बस सरदार है तो अपने घर में क्या है, अपन को भी सरदार बनना है। तो वो वहाँ पर एक सरदार रहता है, उसे वहाँ जाती है और उसके हाथ में ना एक वो करंट मारने वाला चीज़ रहती है। मतलब गैजेट होता है, वो करंट मार देती है उस गैजेट से उस सरदार को, तो सरदार मतलब हो जाता है। तो फिर वो सरदार की पगड़ी ले लेती है और मूंछ और दाढ़ी तो वो अपने बैग में कैरी करी रहती है और कपड़े उसने इस टाइप के पहने रहते हैं जो पूरे फिट और फिट मीन्स लाइक अलग ही दिख रहे रहते हैं। मतलब उसने एक डेनिम का जैकेट रहता है और अपने मतलब उसकी बॉडी के जो ड्रेसिंग सेंस होता है कि वो ऐसा ही मैच करे, मतलब उसने टाइट टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ ऐसे पहनी रहती है। यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाती है और चुपचाप वहाँ जाकर ना सारे बॉडीगार्ड्स के साथ पीछे मिल जाती है। इतने हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स के पीछे में से एक कोमल सी लड़की थोड़ा अलग ही दिख रहा रहता है। तो पहले तो सब लोग मतलब वो ऐसे छुप-छुप के जा रही रहती है। जहाँ पे वो जो लड़की आती है वो बैठती है उसके सामने, जो व्हाइट बिज़नेस सूट पे रहती है। वो आराम से उसके सामने बैठती है और बोलती है, वो इशारों में बोलती है कि चलो डीलिंग करते हैं। तो वो वहाँ से कुछ एक बैग देता है, बैग में ना ड्रग्स के सैंपल्स रहते हैं। वो सैंपल्स को देख रही रहती है और वो उसे टेस्ट कर रही रहती है, उसे मतलब सूंघ रही रहती है, थोड़ा हल्का सा उसको समझने की कोशिश कर रही रहती है। लेकिन इस ड्यूरेशन में भी उसे अपना मांस वगैरह कुछ भी नहीं निकाला रहता है। वो हमेशा से ये सोचती है कि मैं क्या करूँ। वो मांस भी नहीं निकालती है, पर वो उसे इतनी फ़र्क तो रहती है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो खड़े-खड़े होके सोच रही रहती है, ये कौन है इंसान और ये ड्रग्स डीलिंग क्यों कर रहा है? तभी वो जुनैद कहता है, हम आपके साथ फर्स्ट टाइम ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं। हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि आप एक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद इंसान हो और आपके साथ हम जब डील कर रहे हैं तो आप एक वो इंसान हो जिसके साथ हम पूरे भरोसे के साथ काम कर सकें। यहाँ पे वो लड़की हँसते हुए कहती है कि डील करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ मैं।
तुम्हें भी पैसों से मतलब है और मुझे भी पैसों से मतलब है, और जब पैसों की बारी आ रही है तो बस उससे काम होना चाहिए। यहाँ पर जो वॉइस रहता है वो वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो वॉइस रहती है वो लड़की की ओरिजिनल वॉइस नहीं रहती, वो अलग वॉइस रहती है। ये बात तो जुनैद भी समझ जाता है, तभी वो उसको बोलता है ये मुझे तुम्हारी रियल वॉइस तो नहीं लग रही है। तो कहती है कि जब मैं तुम्हें अपना फेस रिवील नहीं कर रही हूँ, चीज़ें नहीं दिखा रही, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी वॉइस भी तुम्हारे सामने क्लियरली नहीं बोलूँगी। और अभी हमारे बीच में ना कोई इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम मैं भी तुम्हारे साथ डील कर रही हूँ, इसलिए अपनी आइडेंटिटी सब कुछ छुपा रही हूँ। जुनैद कहता है मैं तो तुम्हारे सामने ऐसे के कैसे खड़ा होकर आ गया। तो वो कहती है कि जगह तो तुम्हारी है ना, अगर मैंने कुछ गड़बड़ी करी तो तुम मुझे मार भी सकते हो, और तुम इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ आए हो, मैं आई हूँ सिर्फ अकेली। तो तुम्हारी प्लेस पर आई हो तो कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो रखूँगी ना कि अपना फेस वेस तुम्हारे सामने रिवील नहीं करूँगी। जुनैद को भी उसकी बात पे दम लगता है कि भाई वो बंदी अकेली आई रहती है, उसे उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता, और वो भी तो भरोसा करके ही आई है। जुनैद यहाँ से स्माइल करता है और बोलता है चलो ये सारी बातों को छोड़ो, काम पे फोकस करते हैं। तुम पैसे लाई हो ना? तो कहते हैं कि हाँ ये तो कंसाइनमेंट है, तुम्हें मैंने बोला था कि कंसाइनमेंट को 2 तरीके से पार्ट पे डिवाइड करना। तो कहता है कि हाँ कंसाइनमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंगली डिवाइड होके रखा है, एक ये पोर्ट पर है, एक दूसरे पोर्ट पर है, तुम्हारे पास पूरा कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा। तो कहती है ठीक है, ये लो बैग चेक कर लो, बैग में पूरे पैसे हैं। तो वो जैसे बैग चेक करता है तो उसमें बहुत करोड़ों के पैसे रहते हैं, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग का जो काम रहता है वो पैसों में हो रहा रहता है। तो वो बहुत अच्छे से देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये तो हमारी पहली डीलिंग है, तुम इतने सारे ड्रग्स का क्या करोगी? तो तभी वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, पर वो स्माइल कर रही रहती है लेकिन मास्क पहना रहता है तो किसी को दिखता नहीं है। वो हंस बोलती है तुम्हें उससे क्या लेना देना है कि मैं इतने सारे ड्रग्स का क्या करूँगी, तुम्हें तो तुम्हारे पैसों से मतलब है ना जो तुम्हें मिल रहे हैं। अब मेरी मर्जी मैं इसको रखूँ या जलाऊँ या जो करूँ, इट्स अप टू मी। तो कहता है चलो मुझे भी वैसे क्या लेना देना है, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी ड्रग्स की डीलिंग हो वो आज नहीं, वो हमेशा ही होते रहे। तो कहते हैं देखते हैं, मेरे पहले मैं इतने ड्रग्स को तो यूटिलाइज कर लूँ, फिर देखा जाएगा। और ये बात कर रही थी तभी एकदम से हलचल होती है, और जो जेसिका रहती है वो ये सब रिकॉर्ड कर रही रहती है अपने कैमरा से, जो उसने पगड़ी पे भी लगाया रहता है और जो उसने अपने शर्ट्स के बटन पे भी लगाया रहता है, और उसने हाथ में मोबाइल से भी वो रिकॉर्ड कर रही रहती है। जेसिका को आदत रहती है कि वो हमेशा से 3 से 4 बार सिक्योरिटी को लेकर चले, और वो यही सोच रही रहती है कि मैं ये सारे काम सेफ्टी के साथ करूं, और वो हालांकि वो कर भी रही रहती है। पर सडनली से उसके हाथ से ना एक वहाँ पर जो एक कंटेनर होता है उससे वो टकरा जाती है। तो जुनैद अपना सर उस साइड करके बोलता है ये कौन है? तो कहते हैं कि ये बॉडीगार्ड ही होगा। तो कहते हैं इतने सारे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स में से ये। तो कहते हैं कि तभी सारे वहाँ के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो टर्न होके बोलते हैं अरे अरे ये हमारे साथ तो नहीं है। किसने बोला ये हमारे साथ है? भाई ये मेरा मेरे मेरे साइड का बॉडीगार्ड नहीं है। तो जुनैद पूछता है तो तुम्हारे साइड का बॉडीगार्ड नहीं है तो किसके साइड का है? और तुम लोग कर क्या रहे हो, कौन है ये? तो फिर वो उस बॉडीगार्ड को आगे करते हैं, मतलब जेसिका को आगे करते हैं। जेसिका को जैसे आगे करके खड़ा करते हैं, जेसिका बोलने लगती है। तो जैसे ही जेसिका अपनी आवाज़ निकालती है तो वो लड़कियों वाली आवाज़ रहती है, तभी वो समझ जाते हैं कि कोई और है। तो वो उसे बोलते हैं कि देखो ज़रा कौन है ये। तो उसका हाथ पकड़ते हैं, उसकी पगड़ी निकालते हैं, तो देखते हैं कि जेसिका के पूरे बाल खुलने लगते हैं और वो पूरे वहाँ पे खड़ी हो जाती है। यहाँ पर वो जो वाइट बिजनेस सूट पे जो लड़की रहती है वो भी चुपचाप बैठ के देख रही रहती है। तभी जुनैद कहता है कि तुम्हारे साथ है? तो वो हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मेरे साथ होगी, मुझे नहीं पता ये कौन है। फिर वो एकदम से उस लड़की को चुम के थप्पड़ मारता और चीज़ें पूछता है कौन है तू? तो वो पहले तो कुछ नहीं बोलती, कहती मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ। फिर वो एक और थप्पड़ मारता है, फिर वो बोलता है कि बता बता बता। यहाँ पर वो जो बिजनेस सूट वाली लड़की रहती है वो चुपचाप बस देखे जा रही रहती है। इतनी देर में वो लड़की एकदम से चला के कहती है माया, मुझे लग ही रहा था कि तुम इन सब ड्रग्स डीलिंग के पीछे हो, और आखिर तुम माया ही हो ना। मैं अपनी आंखों पे धोखा नहीं खा सकती हूँ, तुम माया हो और तुम इन सब चीज़ों के बीच में फंसी पड़ी हो। तो यहाँ पर ना वो लड़की बस ऐसे घूरे जाती रहती है, और वो कुछ बोलती भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलेगी या कुछ होगी तो
उसको सही नहीं लगता है, वो सिर्फ चुपचाप देखे जा रही रहती है। और वहाँ से वो जो बंदा होता है वो जम के चिल्ला के बोलता है, कौन है ये माया, कौन है भाई, तुम कौन हो? तो कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और मेरा काम यहीं पे ख़त्म। अब इसके बाद की चीज़ें तुम जानो और ये लड़की जाने। अगर तुम्हें लगता है जो करना है इस लड़की के साथ तुम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड पता नहीं कौन है ये। तो वो फिर से उसको थप्पड़ मारता है, पूछता है बता तू कौन है? तो वो धीरे से बोलती है, मैं रिपोर्टर हूँ और मैं ये सब चीज़ यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ, जैसिका कहती है। तभी वहाँ से वो लड़की उठती है और अपना लेती है और अपने उसको बोलती है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को बोलो मुझे बाहर तक छोड़ने जाए और ये जो कंसाइनमेंट है वो सब मेरे बोर्ड पे भेज दे। तो जैसे ही वो बॉडीगार्ड वहाँ से उसे खड़े होता है और ले जाने के लिए होता है, तभी एक जम के आवाज़ आती है और वो जो बॉडीगार्ड होता है वो इतनी जम के गिरता है लड़की के बाजू से। मतलब जो वाइट कलर का जो सूट पहनी रहती है उस लड़की के बाजू पीछे पीछे आ रहा रहता है लेकिन लड़की भी आगे नहीं जा पाती है और वहाँ से एक लात पड़ती है और वो बॉडीगार्ड इतने दूर बैठता है। वहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो अपना बैग उठाती है, मतलब जिसमें ड्रग्स का थोड़ा डील रहता है, वो ड्रग्स उठाती है और वो उस दूसरी जिसने उसे धक्का मारा रहता है उसे धक्का मार के वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे वो भागती है वहाँ पे उसकी कार लगी रहती है और लड़की भाग जाती है। अब जुनैद यहाँ शॉक में होता रहता है कि मेरे बॉडीगार्ड्स को मारने वाला कौन इंसान आ गया। तो वो भी अपने बाकी बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि बाहर जाओ, देखो ज़रा कौन खड़ा है, देखो तो ज़रा कौन है। सब लोग बाहर जाते हैं, भागते हैं और देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक लड़की है जो अपनी बाइक पर आई है, जिसने पूरा अपना कवर किया रहता है और जेसिका को पकड़ा हुआ रहता है एक बॉडीगार्ड ने उसके बाल से। तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है और देखकर अपना गाड़ी वहाँ रखती है और सीधे बोलती है, छोड़ो उसे, अगर तुम अपनी रज़ामंदी चाहते हो तो छोड़ो उसे। तो लेकिन वो भी इतना अड़ियल सा रहता है कि वो बोलता है कि मैं क्यों छोड़ूं, मुझे जो काम करना है आया हूँ मैं वो काम तो करके ही जाऊँगा ना। तो वो और मारते हैं जेसिका को। जेसिका तो मतलब इस तरीके से होता है कि वो बेहोश हो जाती है, उसको थोड़ी सी चोटें लग जाती है बट ज़्यादा नहीं लगती है, हल्की सी लगती है, खरोच बोल सकते हैं वो लगती है। उतनी देर में वो जो लड़की आती है वो इतनी जम के फाइटिंग कर रही रहती है और हाँ, वो लड़की और कोई नहीं, वो मिस्टीरियस गर्ल होती है। वो इतनी जम के आती है और मार रही रहती है, बहुत जम के मार रही रहती है, इतनी जम के फाइटिंग कर रही रहती है, इधर मारती है उधर मारती है, क्योंकि वहाँ के जितने भी जो लोग रहते हैं वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बॉडी गार्ड्स बहुत आते हैं मारने के लिए, लेकिन कोई भी उस लड़की के आगे टिक नहीं पाता है। वो अपनी बाइक को साइड में रखती है, वहाँ से निकलती है और बहुत जम के मारी रहती है और काफ़ी ज़ोरों से जम के मार रही रहती है। लगभग वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को मार ही देती है। फिर जब जो जुनैद खड़ा रहता है तो जुनैद बोलता है कि तू है कौन मारने आई है? तभी वो लड़की कहती है, तुम्हारा और मेरा हिसाब बहुत पहले का है, शायद तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो और तुमने जो मेरे साथ किया है उस चीज़ का बदला लेना तो मेरा बनता ही है। तुम दुनिया के कोई भी कोने पे बैठ जाओ, मैं पाताल से भी ढूंढ के लाऊंगी तुम्हें मारने के लिए, और आज तुम मुझसे चाहो तो कोई चीज़ भी मांग सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है और मरने से पहले पहले हर एक जन की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ता है। ख्वाहिश को पूरा करना मेरा हक बनता है, तो बोलो क्या चाहते हो? जुनैद बोलता है, तू है कौन, मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी, ये तो मेरे बॉडी गार्ड्स थे, इन सबको तो तूने मार दिया, चल ठीक है, लेकिन जब मेरे साथ लड़ाई होगी तो तू लड़ नहीं पाएगी। वहाँ से वो लड़की हंसती है और हंसते हुए आती है, बोलती है आजा। फिर दोनों के बीच में बहुत गंभीर सी फाइटिंग होती रहती है। जुनैद भी बहुत जम के मार रहा रहता है। पहले तो मिस्टीरियस गर्ल को इतनी मार पिटती जाती है, वो चुपचाप मार खाती रहती है। जुनैद अपनी पूरी पावर दिखा देता है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो चुपचाप यही सोच रही रहती है कि साला हुआ क्या है, क्या लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं। उसे थोड़ा थोड़ा होश रहता है लेकिन वो ज़्यादा होश में नहीं आती है। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ी होश में आती है और होश में आके बैठती है और वहाँ पर देख रही रहती है कि क्या हो रहा था। जुनैद और तो यहाँ पर वो खड़ी होती है तो वो देखती है कि बहुत ज़्यादा जम के फाइटिंग चल रही रहती है। जुनैद बहुत मार रहा रहता है मिस्टीरियस गर्ल को, और ये देख के कहीं ना कहीं जेसिका के दिल में ना बहुत दर्द हो रहा रहता है। जेसिका ये नहीं चाहती थी कि कभी भी कोई मिस्टीरियस गर्ल को हाथ लगाए या मारे, पर मिस्टीरियस गर्ल उसकी नज़र पे जाती है और वो बहुत प्यार से उसे देख रही रहती है।
यहाँ पर जेसिका भी उससे देख रही रहती है और इन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। यहाँ पर जो मिस्टीरियस गर्ल होती है फिर वो उठती है और फिर वो जुनैद को मारना स्टार्ट कर देती है। और अब वो जो जुनैद को मार रही रहती है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से मार रही रहती है, इतनी जम के मारती है कि जुनैद गिर जाता है। और फिर वो बोलती है, अपनी पूरी ताकत लगा ली थी ना तुम्हें, मैंने तुम्हें अलाउ किया था कि तुम पूरी ताकत लगा लो, जितना हो सकता है अपनी ताकत लगा लो। और इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है। अब जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो बहुत जम के उसे मार रही रहती है, इतना मारती है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो गिरने लगता है। फिर वहाँ पर वो जो वहाँ पर एक कील रहती है, वो उससे उसके कील को उसके हाथ पे, मतलब उसका हाथ को उस कील पे मारती है तो कील आर पार दिखती है उसके हाथ से, वो बहुत मार रही रहती है। फिर वहाँ पे वो डंडा उठा के वो उससे मारती है। फिर वहाँ पर जो मतलब जहाँ पे वो कंटेनर रहता है उस कंटेनर पे जाके जुनैद का सर को मार देती है, पूरा खूना खून होने लगता है और वो बहुत गंदे तरीके से मारी थी। जेसिका तो ये देख के चुपचाप शॉक्ड हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है, जो मिस्टीरियस गर्ल उसे इतनी पसंद रहती है कि आज वो इतने बुरे तरीके से फाइटिंग कर रही है, समझ में ही नहीं आ रहता है। और वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, वो बहुत मारती है, इतना मारती है कि उसकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। फिर वो उठाती है, वहाँ पर एक रॉड लगी रहती है, वो उसको बालों से खींच के आती है, बालों से खींच कर आती है, आते से ही उसको एकदम उस रॉड के वहाँ पर आर पार, सीने के आर पार करा देती है। जुनैद यहाँ पर अपनी आखिरी दम तक वो कुछ बोल ही नहीं पाता है और उसका दम तोड़ देता है। यहाँ पे मिस्टीरियस गर्ल आती है और जेसिका को उठाती है। जेसिका तो बस फ्रोज़न स्टेज पर रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या हो गया है अभी के अभी। वो उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के लेकर जाती है, वहाँ से वो लेकर जाती है और अपनी बाइक पे बिठाती है, लेकिन बाइक के आगे पोर्ट पे जाती है। जो ड्रग्स का कंटेनर रहता है, जो एक्चुअल में उस लड़की के वहाँ पर पोर्ट होने वाला रहता है, वो उसके वहाँ देखती है और वहाँ पर एक बटन दबाती है और पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है, पूरा का पूरा कंटेनर में आग लग जाती है। और ऐसे 2-3-4 कंटेनर्स रहते हैं, वो सब में आग लगवा देती है। फिर वो वहाँ से जेसिका को बिठाती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ। वो जेसिका को लेकर जाती है और मेरीन लाइन्स के जो मेन चौपाटी टाइप एरिया होता है वो वहाँ पर से छोड़ देती है और कहती है, अगली बार कभी भी मेरे सामने दिख मत जाना, तुम्हें हर टाइम मना किया है हर प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, हर बार नहीं आऊँगी तुम्हें बचाने के लिए, इस बार बचा दिया है तो अब देख लो। और ये बोलकर वहाँ चली जाती है। यहाँ पर तो जेसिका की हालत कम्प्लीटली फ्रोज़न होती है। वो ये सोच रही रहती है कि अगर आज मिस्टीरियस गर्ल नहीं आती तो मैं बच भी नहीं पाती, और आज उसने मुझे ये चीज़ बताया। वो तो माया जायसवाल ही थी ना, वो वाइट कोट वाली, उसे तो मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है। वो इतनी बेकार है कि अपना काम वाम, मतलब मैं उसको बोल रही थी कि मुझे बचाए बचाए, लेकिन वो अपने काम से मतलब था। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि वो वाइट सूट वाली कौन थी, वो माया जायसवाल थी या कोई और थी। ये सब तो आगे जाके आपको फाइंड आउट होगा। और मिस्टीरियस गर्ल का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है ये भी चीज़ पता चलेगी। और अब जेसिका की फ्रोजन स्टेज है, उसका क्या होगा वो सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये स्किप पार्ट था जो एक्चुअल में थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टोरी थी। तो अब मिलते हैं, आगे वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। चलिए बाय बाय।